हम इस सेट में क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, केवल बहुविकल्पीय। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। ये कब होता है? एक ही केस है। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ना, ये आपको जो है फोकस बिंदु है, ये आपका पोल है। यदि वस्तु पोल और फोकस के मध्य हो तो प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो तो जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? तो देखिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप चाहते हैं कि वो अक्षर जो है बड़े बड़े दिखाई दे हमको। तो अक्षरों को बड़ा करने के लिए आप अवतल लेंस लेंगे जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो, कम हो, है ना। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, 5 और 50, क्योंकि ये जो उत्तल लेंस होता है ये छोटे वस्तु को बड़ा और आभासी करके बना देता है ना। ये छोटे वस्तु को बड़ा और आभासी करके बना देता है, जिससे क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से बड़ा बन जाता है ना। तो इसलिए हम 5 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी प्रत्येक की -15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यदि किसी की है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों अवतल ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। क्या देखना है आपको? नेगेटिव। नेगेटिव अगर है तो क्या होगा? वो अवतल होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? और क्या होता है? वो आपका जो है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना होता है। रेटिना होता है, सबसे अंदर वाली परत होती है ना। कार्निया, रक्तक पटल और रेटिना। सबसे बाहर जो होती है वो आपकी कार्निया होती है, अगला रक्तक पटल होती है, और सबसे अंदर जो होती है उसका नाम रेटिना होता है ना। रेटिना में एक बिंदु होता है, इसका नाम होता है एलो स्पॉट, पीते बिंदु, उसकी सुग्राह्यता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो चालक तार जिनके लंबाई लंबाई तथा व्यास समान है, परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और बाद में पार्श्व क्रम में जोड़ा गया यानी संयोजित किया गया है, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है आपको। तो कोई दो तार हैं, जब इनकी लंबाई, एरिया और पदार्थ सब कुछ समान, जाहिर सी बात है इसका प्रतिरोध भी समान होगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। जब कुछ सब कुछ समान है तो इसका प्रतिरोध भी दोनों का समान ही होगा। तो पहले इनको समांतर क्रम में और बाद में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो देखिए, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, सीरीज में जोड़ा गया, तो इसका प्रतिरोध क्या आएगा? ये भी आर प्रतिरोध है, इसका भी प्रतिरोध आर है, तो दोनों का प्रतिरोध मिलाकर के आपका आ जाएगा 2R। और जो समांतर में जोड़ा गया, दोनों का प्रतिरोध आर आर है, तो क्या आ जाएगा? आर पैरेलल का आप सॉल्व करके बताओ, आर बटे 2 आधा हो जाएगा। 1/r ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2/r, उल्टा करोगे तो r/2, है ना। तो इस प्रकार से आर सीरीज का जो प्रतिरोध आएगा वो 2R आएगा, और पैरेलल का जो प्रतिरोध आ जाएगा वो r/2 आएगा। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि जो हीट निकालने का सूत्र होता है, हीट बराबर निकालने का सूत्र होता है B² × T, है ना। तो यहाँ पे P यानी कि विभव और कितने समय के लिए लगा है, ये दोनों समान है, एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे H
आर की व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसे आप सूत्र बना सकते हो या लिख सकते हो या याद भी कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ, हीट जो होगा पैरेलल का या सीरीज का पूछा गया पहले, तो आप सीरीज का लिखेंगे ऊपर, और एच पैरेलल का उल्टा प्रतिरोध लिख देंगे, ऊपर आप प्रतिरोध लिखेंगे पैरेलल का, यानी कि आर पैरेलल अपान, यानी कि पैरेलल मतलब समांतर, और आर सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। तो बताइए, एच सीरीज अपान एच पैरेलल क्या हो जाएगा, सीरीज पैरेलल का आपका आया आर अपान 2, और सीरीज का आया 2 आर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, आर अपान 2 मल्टीप्लाई 2 आर, है ना, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 1/4, अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघु परिपथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है। लघु परिपथन का मतलब शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई बिजली का बल्ब लगा हुआ है या कोई करंट चल रहा है, सर्किट से इधर से गई है और इसे वापस आ गई है, लेकिन किसी कारणों से दोनों तार आपस में जुड़ जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, तो क्या होगा, अब इसमें जो प्रतिरोध मिल पड़ रहा था, इसको इधर से करंट जा रही थी, वापस इधर से घूम करके होते हुए आ रही थी, लेकिन अब ये शॉर्ट हुआ तो क्या होगा कि करंट इधर ही से गुजर जाएगी। जब करंट यहीं से गुजर जाएगी ऐसे, तो क्या होगा, उसको प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हो B बराबर आई आर होता है, और I का अगर मान निकालोगे तो B अपान आर होता है, यानी R जो होता है I उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, या I R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R घटेगा तो I बढ़ेगा। इसका मतलब है, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, लघु परिवर्तन हुआ, तो विद्युत धारा बहुत ही बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लीजिए। गैल्वेनोमीटर और एमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। जनरेटर कहलाता है जो बिजली बनाता है। मोटर बिजली से चलने वाला एक यंत्र है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट ना, ये पार्ट आपका आंसर है, जो सॉरी, ये ऊपर नीचे हो गया है, ये जो है आपका ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ऐसे देख लीजिए। जनरेटर जो होगा वो बिजली बनाने का यंत्र होगा। एंटीमनी, एंटीमनी क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है, उपधातु मेटलाइट बोलते हैं, जिसका आजकल सेमीकंडक्टर में बनाने का उपयोग करते हैं। इस लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है, लेड Pb प्लस, लेड आयन होता है Pb+2, और नाइट्रेट होता है NO3 -। तो लेड पर आप देख रहे हैं +2 आवेश है, नाइट्रेट पर -1 है, यानी इस पर 2 आवेश और इस पर 1 आवेश। तो हमने आपको बताया है, लिखने का तरीका बताया है कि लेड का जो है आवेश, उसको नाइट्रेट के साथ लिखिए, और नाइट्रेट का आवेश जो है वो लेड के साथ लिखिए। ये आवेश इसके साथ, ये आवेश इसके साथ, यानी Pb एक बार और नाइट्रेट जो होगा वो 2 बार लिखा जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा, जो एल्कीन होते हैं, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो कम से कम एक, और जो एल्काइन होते हैं, और जो एल्काइन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इस प्रकार से लिखा हुआ तो कैसे पहचानोगे, उसका सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ध्यान रखिएगा, ये हमने सामान्य सूत्र लिख दिया है। देख लीजिए ऊपर, इसमें से कौन सा फिट बैठ रहा है, आप देखो, 2 दूनी 4, जितने कार्बन उसका 2 गुना, जितने कार्बन उसके 2 गुना हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, यही बी बैठ रहा है। बाकी एल्केन है, एल्केन का भी सामान्य सूत्र याद रख सकते हैं आप, क्या होगा, CnH2n+2, जितना कार्बन उसका 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, बाकी सभी एल्केन है। पहला, तीसरा और लास्ट आपका एल्केन है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। प्रोपेनल क्या है, प्रोपेनल अंत में आता है अल, तो अल एल्डिहाइड के लिए उपयोग किया जाता है।
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे पहचानते हैं? एल्डिहाइड CHO से पहचाना जाता है, तो प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह CHO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया एसिटिक अम्ल का APC नाम। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है सिरका, यानी कि CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को एथ कहा जाता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक लगता है, लास्ट में ओइक लगाया जाता है, तो एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एथेनोइक एसिड आपका ये नाम हो जाएगा, एथेनोइक, एथेन प्लस ओइक अम्ल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक तत्व का क्लोराइड सूत्र। क्लोराइड आयन क्या होता है? Cl1- होता है, MCl2 है, तो आप देखिए MCl2, एक सेल पर -1 होता है, तो 2 सेल का कारण कितना हो जाएगा? टोटल -2 हो जाएगा। तो इसे उदासीन करने के लिए यहाँ पर भी +2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? M पर यानी धातु पर, तत्व पर +2 आवेश है। पूछा गया ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड कौन सा आयन होता है? O-2 होता है। तो M+2 के साथ O-2 का अगर सूत्र लिखना है, यौगिक बनाना है, तो क्या बनेगा? MO, क्योंकि दोनों में आवेश क्या हैं? समान हैं, एक जैसे हैं, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया वृक्क का कार्य। वृक्क किसका पार्ट है? ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, तो ये आपका उत्सर्जन करेगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, यानी पत्तियों द्वारा जनन कौन करता है? तो आप जानते हैं ब्रायोफिल्म पुदीना करता है, बाकी ब्रायोफिल्म करता है, यानी कि इसे हम जुबा भी कहते हैं। पुदीना और आलू जो होता है वो तने द्वारा करता है, तने द्वारा करता है ना। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक विज्ञान के जनक। अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? अनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं, जिन्होंने उद्यान मैटर पर अपना प्रयोग किया था। डीएनए के 2 तंतु आपस में किससे जुड़े होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। 2 तंतु यानी 2, आपने देखा होगा डीएनए जहाँ भी बना होता है ऐसे करके बना होता है ना। ऐसे करके डीएनए बना होता है, तो डीएनए में दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच पाए जाते हैं? नाइट्रोजनस बेस के बीच, नाइट्रोजनी क्षार के बीच पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस के बीच पाए जाते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका आंसर होगा। मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? आपने देखा होगा हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में छोटी छोटी कलियाँ निकलती हैं, कलियाँ जो नीचे टूट के गिरती हैं तो इससे नया हाइड्रा बन जाता है ना। तो मुकुलन द्वारा जो है वो हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल का प्रयोग किस पौधे पे था? मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, अभी हमने बताया गार्डन पी पर प्रयोग किया था, 7 करेक्टर पर, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल जननांग का भाग नहीं है ना। देखिएगा अंडाशय, ओवरी, ये फीमेल का है, गर्भाशय ये भी फीमेल का है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी शुक्रवाहन को वाहन करने वाली ये मेल का है, डिम्बवाहिनी को हम अंडवाहिनी भी कहते हैं, तो ये भी फीमेल का है। तो आप लगा सकते हैं ठीक, इसमें आंसर जाएगा आपका सी, है ना।